हवाई जहाज में बैठी नैना किसी परिंदे की तरह सहमी और निराश थी, जिसको उड़ान भरते हुए बीच में ही बहेलिये ने झपट लिया था। नियति का यह खेल उसकी समझ में नहीं आया। दिल्ली पहुंचकर वह हवाई जहाज की सीट पर बेहिस सी बैठी रही। भीड़ छंटने पर एयर होस्टेस ने उसकी हालत देखी और पास आकर बोली, मैम, आपकी मदद कर सकती हूँ क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। बड़ी देर तक वह कुर्सी पर बैठी खाली नजरों से मुसाफिरों को बाहर निकलते देखती रही। उसके दिमाग से सब कुछ पूछ सा गया था। कौन सा घर, कौन सा शहर और कौन सा पता जहां उसको जाना था। एयर होस्टेस ने उसकी अटैची निकाली। वह उठी, सीढ़ियां उतरी और इमारत में दाखिल हुई। प्रीपेड टैक्सी काउंटर पर वह बड़ी देर तक चुप रही। फिर बड़ी मुश्किल से उसने सड़क का नाम बताया। टैक्सी पर बैठी तो लगा सर के अंदर झंझनाहट सी है। घर का नंबर याद ही नहीं आया। टैक्सी बड़ी देर तक उस सड़क पर दाएं बाएं घूमती रही। फिर ड्राइवर ने झुंझला कर कहा कि मेम साहब, मुझे घर भी लौटना है। नैना की चेतना लौटी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसने पर्स से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और बड़ी कठिनता से पता पढ़ा। घर पहुंचकर उसको अजीब घुटन का एहसास हो रहा था। सर में शदीद दर्द उठ रहा था। उसकी हालत देखकर नौकर परेशान थे। वह सर दोनों हाथों से पकड़े बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लुढ़क गई। सारी रात नैना के दिमाग में फोन की घंटी घनघनाती रही। उसी के साथ रोजी के शब्द तपकन बन उसके दिल को मसलते रहे। मुझे कभी कभी लगता है कि सर अपने सारे दुखों को नशे की हालत में तरतीब ले देते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक जो उनकी अभिलाषा रही है मगर पूरे नहीं हो पाए। अनजाने में ही सही मुझे उनका यह अंदाज बड़ा निर्मम लगा। आपको देखकर मैं समझ सकती हूँ कि आपका विश्वास कहाँ पर टूटा है। प्लीज मैम, हो सके तो सर को भूल जाइए। एयरपोर्ट पर विदा देते हुए रोजी ने बहुत धीमे सुर में कहा था। नैना को अच्छी तरह याद है कि वह जून का तपता महीना था जब उसकी मुलाकात रवि भूषण से हुई थी। शादी की उस पार्टी में ढेरों मर्द औरतों का जमघट था। कुछ चेहरे जाने पहचाने थे, कुछ अजनबी थे। उन्हीं में से एक चेहरा रवि भूषण का था। कुमकुमों की रंगीन झालरों से सजे पेड़ के पास खड़ा वह बेतहाशा सिगरेट फूंक रहा था। धुएं से डूबा उसका चेहरा उसे और भी रहस्यमय बना रहा था। जब किसी के परिचय कराने पर उसने होठों में सिगरेट दबाकर परंपरागत अंदाज से दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की तो नैना को हल्का सा झटका महसूस हुआ। वह हेलो या हाय की आशा कर रही थी मगर उसने गौर से रवि भूषण को देखा। चेहरे पर खोयापन, माहौल से लापरवाह उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने ही सिगरेट के धुएं से अधमुदी हो रही थीं। उसने संवाद शुरू करना चाहा मगर जाने क्यों रुक गई। वह भी खामोश खड़ा संपूर्ण वातावरण का जायजा लेता रहा। नैना को वह आदमी कुछ अलग सा लगा, बल्कि यूं कहा जाए कि उस आदमी के व्यक्तित्व से कोई और शख्स अंदर बाहर होता नजर आ रहा था। भीड़ के बावजूद नैना की नजरें कई बार रवि भूषण पर पड़ी। रवि भूषण से नैना की यह पहली मुलाकात बड़ी सरसरी सी थी, सो धुंधला गई। मगर चंद माह बाद जब लंच पर उससे दूसरी मुलाकात हुई तो वह गुमनाम चेहरा गर्द झाड़ कर साफ नजर आया। सिगरेट, धुआं, खोयापन और लापरवाह अंदाज।
चूंकि यह बिजनेस लंच था सो बाकायदा परिचय हुआ और कार्ड का आदान प्रदान भी। नैना ने तब जाना कि एक साथ दो व्यक्तित्व की झलकियां दिखाने वाला यह इंसान बंबई शहर ही नहीं बल्कि देश का जाना माना वास्तुविद रवि भूषण है। तो उसने रवि से अपनी पहली मुलाकात का कोई जिक्र नहीं किया। रवि को ऐसे कुछ भी याद नहीं था, वरना वह कह सकता था कि हम पहले मिल चुके हैं। इंटीरियर डेकोरेशन को लेकर यह मीटिंग बंबई के मशहूर उद्योगपति द्वारा बुलवाई गई थी। उसके पोते का ऑफिस जिसको रवि ने डिजाइन किया था वह ईंट गारे की मदद से बनकर अब साकार रूप ले चुका था। उसकी सजावट को लेकर सलाह मशवरा चल रहा था। लंच के बाद कॉफी पीते हुए नैना को रवि भूषण बहुत हंसमुख व मिलनसार आदमी लगा। खासकर काम को लेकर उसका नज़रिया और राय जानकर महसूस हुआ कि इतनी शोहरत पाने के बावजूद आदमी काफ़ी सुलझे स्वभाव का है, दम या ओछापन उसमें नहीं है। नैना को दूसरे दिन दिल्ली लौटना था, वह लौट आई। सप्ताह भर बाद उसको रवि भूषण का फोन मिला, बस यूं ही हाल चाल पूछने की नीयत से, और नैना को उसका बात करना बुरा नहीं लगा। 5 मिनट की यह बात अगले सप्ताह 10 मिनट में बदली तो नैना को कुछ अटपटा सा लगा। बात में वही दोहराव था। औपचारिकता के अतिरिक्त कोई और स्वर की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह एक इंटीरियर डेकोरेटर ज़रूर थी, मगर रवि भूषण जैसे आर्किटेक्ट से वह क्या बात कर सकती थी। जब तीसरा चौथा फोन आया तो नैना सोच में पड़ गई कि आखिर बिना किसी योजना पर बात किए यह बार बार क्यों फोन कर रहा है। फिर ख्याल गुजरा, शायद उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली में मिला हो और उस सिलसिले से वह संवाद की भूमिका बना रहा हो। आखिर बंबई शहर का मामला है, दो शहर के बीच की दूरियां काफ़ी हैं, मगर एक प्रोफेशनल को तो साफ साफ इस फिर का जवाब नैना के पास नहीं था। वह फोन करने के लिए मना भी नहीं कर सकती थी, आखिर वह देश का सम्मानित वास्तुविद था और बेहद शालीन स्वर में बातचीत करता था। स्वयं नैना सारे दिन अपने ऑफिस में नए नए लोगों से प्रोजेक्ट को लेकर मिलती थी। आखिर उसका काम ही ऐसा था, मगर बिना काम के फ़ोन का मौसम तो कब का बीत चुका है। वह स्कूल के दिन जब दोस्तों से बातें ही ख़त्म नहीं होती थीं, उन दिनों के मुकाबले में आज कंप्यूटर का दौर है, जहां संवेदनाओं के लिए समय ही नहीं बचा। वह अगस्त का उमस भरा महीना था जब रवि भूषण किसी मीटिंग के सिलसिले में उसके शहर आया था। पता नहीं क्यों नैना ने महसूस किया कि रवि भूषण काम का बहाना बना केवल उससे मिलने आया है। दिमाग के शक को यह कहकर उसने झटक दिया कि यह बेवकूफ़ी का ख्याल उसको टेलीफोन पर होती बातों के कारण आया है, वरना एक व्यस्त आदमी बिना कारण यात्राएं नहीं करता है। मगर वह आंखें, उनकी भाषा क्या अलग सी इबारत की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। शाम की चाय पीकर जब रवि भूषण उसके बंगले से निकला तो पोर्टिको में आन खड़ी हुई। जाते जाते रवि भूषण ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और उसने हाथ उठाकर बाय कहा, फिर चौंक कर उसने अपने उठे हाथ के नर्म इशारे को ताका और नज़र उठाकर जो रवि भूषण की ओर देखा तो धक्क सी रह गई। उन आँखों में सम्मोहन था, गहरा आकर्षण। उसने हाथ नीचे किया और स्वयं से पूछा, कहीं यह तेरा भ्रम तो नहीं है नैना? एक रंग जो मौसम बदलने से पहले हवा में फैलने लगता है, कुछ वैसी ही कैफियत से नैना दो चार हुई। एक खुशी जैसे उसको कुछ मिल गया हो, मगर क्या।
इसी उधेड़-बुन में वह तैरती उतरती प्लाज़ा की तरफ चल पड़ी, जिसकी सारी सजावट उसी को करनी थी। रास्ते के सारे पेड़ उसको चमकीली पत्तियों से सजे लगे और शाम ज़्यादा गुलाबी, जिसमें धुंधला का सुरमई रंग की धारियाँ जहाँ तहाँ भर रहा था। घर लौटते हुए उसको सड़क की बत्तियां चिराग की तरह जलती लगी, जैसे छतों पर दिवाली की सजावट घरों को दूर तक रोशनी की लकीरों में बांट देती थी। आज उसका मूड बरसों बाद हल्का हुआ था। कोई कुंठा, कोई शिकायत, कोई कड़वाहट या झुंझलाहट उसको आहत नहीं कर रही थी। वह हवा में तैरती हुई जब घर पहुंची तो नौकर ने बताया कि साहब को कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, जिसके कारण वे देर से लौटेंगे। सूचना सुनकर वह हमेशा की तरह आक्रोश से नहीं भरी, बल्कि उसने लापरवाही से कंधे झटके और गुनगुनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। नहाने के बाद जब वह गाउन में लिपटी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तो अपना ही चेहरा इस तरह देखने लगी जैसे पहली बार देख रही है। आंखों के नीचे हल्का कालापन, भौं के पास कई लकीरें, माथे पर सफ़ेद बालों का झांकना, आंखों में एक जिज्ञासा कि मैं कैसी लगती हूँ। उसको अपनी त्वचा मुलायम और चमकीली लगी, होठों पर जाने कहाँ से आई मुस्कान उसको अजनबी लग रही थी। थकान के बावजूद उसमें फुर्ती का एहसास था। खाना खाने के बाद जब वह पलंग पर लेटी तो उसे महसूस हुआ कि आज बरसों बाद उसके बदन को मुलायम बिस्तर मिला है। उसने आराम की सांस ली और आंखें बंद की तो सामने रवि भूषण का चेहरा तैर गया। बंबई पहुंचते ही रवि ने नैना को फ़ोन किया कि वह भली प्रकार पहुंच गया। रात को जब दोबारा उसने फ़ोन किया तो नैना को पहली बार लगा कि उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिल में कुछ उथल पुथल सी हुई। फिर फ़ोन का यह सिलसिला 5 मिनट से आधा घंटा हो गया और हफ्ते की जगह रोज़ बातें होने लगीं, जिसमें प्रोफेशनल बातें कम और आपसी बातें ज़्यादा होती। खाना खाया या नहीं, दिन कैसा गुजरा, मौसम कैसा है। नैना को फ़ोन का इंतज़ार 8 बजे से शुरू हो जाता, जबकि करीब ठीक 10 बजे फ़ोन की घंटी बज उठती थी। इस बीच वह सारे काम निपटा लेती ताकि आराम से बातें कर सके। उसको अकेले घर में एक साथी मिल गया था जिससे वह दुख सुख की बात कर सकती थी। पिछले 5-6 वर्षों से नैना का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका चले गए थे। नरेंद्र जब से डायरेक्टर बना है तब से इतना व्यस्त होता जा रहा है कि नैना को गुस्सा आने लगा था कि ऐसा भी क्या पागलपन जो दिन रात अस्पताल में रहना, आखिर घर की भी कोई जिम्मेदारी होती है। सारे दिन की उड़ान के बाद परिंदे भी तो अपने घोंसले को लौटते हैं। पिछले 3 दिन से डॉक्टर नरेंद्र घर नहीं लौटे थे। कोई बेहद पेचीदा केस आ गया है। कई विदेशी प्रोफेसर मेडिकल क्षेत्र के भी रात दिन सर खपा रहे थे। नैना को स्थिति की गंभीरता का ज्ञान था, मगर हर दिन आपातकाल का वातावरण बना रहे तो इंसान जिए कैसे अकेले घर में। कब तक टीवी देखे, मित्रों को फ़ोन करे और पार्टियों में शामिल हो। हर तरफ से उसको ऊब होने लगी थी। थोड़ी बहुत खुशी उसको मिलती तो वह सिर्फ अपना ऑफिस था जहां काम में उसका दिल बहल जाता था, या फिर बच्चों के ईमेल संदेशों या फ़ोन पर उनकी आवाज़ें सुनकर वह खुश हो जाती थी। नरेंद्र इतना थके लौटते कि खाना खाकर सो जाते और नैना जब फ़ोन पर बातें करके लेटती तो उसके दिमाग में यह प्रश्न फूलों से भरी क्यारी की तरह खिल उठता
कि रवि भूषण उसका क्या लगता है, दोस्त या भाई। नैना अपनी सालगिरह के दिन बच्चों के बिना उदास थी। नरेंद्र भी विदेश गए हुए थे। उस रात फोन पर रवि ने जब उसकी उदासी का कारण जानकर यह कह दिया कि वह नैना को खुश देखना चाहता है, इसके लिए वह अपने जीवन के बचे वर्ष उसको भेंट स्वरूप देता है, तो नैना भी भावुक होकर बोल उठी कि क्या वह रवि को भाई कह सकती है। इस पर रवि ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, हरगिज़ नहीं, हमारा रिश्ता तो सखा का है। और यह सुन नैना विश्वास से भर उठी। सारी दुनिया उसे सुगंध से भरी महसूस हुई। आखिर हर रिश्ते से बड़ा रिश्ता दोस्त का होता है, जिसमें न कोई लालच, न बंधन, न जोर जबरदस्ती। जितनी लंबी पेंग लेना चाहो ले सकते हो। इस रात ने दोनों के वार्तालाप का अंदाज ही बदल डाला। बातों का सिलसिला सुबह 3 बजे तक चलता रहा और अनजाने में नई दिशा की तरफ मुड़ गया। नैना का छोटा भाई, जो 2 वर्ष पहले ही कार दुर्घटना में जीवित नहीं रहा था, उसके बहुत करीब था। दोनों में बचपन से दोस्ती थी। जब वह बनारस से दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आया तो नैना की खुशी का पूछना क्या था। कुछ दिन भाई बहन के साथ नरेंद्र घूमने गए, फिर बोर होकर अस्पताल में गुम हो गए। नैना को उनकी कमी खलती न थी। उसका बचपना उसको दोबारा मिल गया था। भाई की शादी की सारी खरीदारी उसने दिल्ली से की थी, मगर होनी को कौन टाल सकता था। शादी के सप्ताह भर पहले ताल कटोरा के पास कार की टक्कर होने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर नरेंद्र कुछ न कर पाए। आखिर वो ईसा मसीह तो थे नहीं जो मुर्दा बदन में भी जान फूंक देते। नैना गहरी उदासी में डूब गई थी। उसी दुर्घटना के बाद अब बेटों का अमेरिका जाना हो गया। नैना को लगता कि वह इस दुनिया में तन्हा रह गई है। किसी को उससे बात करने, उसके साथ समय गुजारने की फुर्सत नहीं। नरेंद्र से उसकी शादी पसंद की थी। दोनों ने शादी के पहले एक दूसरे को देखा परखा था, मगर जिंदगी तो हमेशा से समय से आगे निकल जाने वाली चीज़ है, न कि ठहरी हुई जन्मपत्री जिसके सारे शब्द अनेक संकेतों से भरे होते हैं। अपने काम को परखते उसकी दौड़ में शामिल नरेंद्र भी पहले वाले इंसान नहीं रह गए थे। उनके जीवन मूल्य जड़ न रहकर तरलता में अपना समाधान ढूंढने लगे थे। बहुत सी बातें नैना को परेशान करती थीं। कई सवाल थे जो वह नरेंद्र से करना चाहती थी, मगर उनके पास हर बात का जवाब खामोशी थी। नैना भी नरेंद्र से उखड़कर अपने ऑफिस से अधिक जुड़ने लगी, मगर यह एहसास समय के साथ बढ़ने लगा कि उसका पुराना घर कहीं खो गया। नैना के दिल में छुपा नरेंद्र के खिलाफ भरा गुबार कभी कभी फोन पर निकल जाता। आखिर रवि ने एक दिन कह दिया कि क्यों सहती हो यह सब, चली आओ सब कुछ छोड़कर मेरे पास। सुनकर नैना चौंक पड़ी। पूछने वाली थी, आखिर किस रिश्ते से? फिर कुछ सोचकर रुक गई। पूरी रात रवि के इस पुलावे पर गौर करती रही। उसमें ध्वनित प्रेम के स्वरों को पकड़ने की कोशिश में स्वयं से सवाल करती, क्या रवि? और उसने अपने को टटोला। दिल की गहराई में कहीं रवि मौजूद था। उसने चौंक कर स्वयं से पूछा कि नैना, इस रिश्ते का यदि आरंभ अनजाने में कर चुकी है तो उसका अंत क्या होगा? समझा बूझा या फिर समझा बूझा या फिर बहरहाल रवि से दोस्ती नैना के जीवन में एक नई उपलब्धि थी, जिसने जीवन से उसका मोह बढ़ा दिया था।
उसमें थकान की जगह खुशमिजाजी आ गई थी। पहनने ओढ़ने का दिल करता। सजने संवरने की इच्छा के चलते उसने क्रीम सेंट का ढेर लगा लिया और हर रात रवि भूषण के बुलावे पर उसका मन बम्बई जाने को मचलने लगा। उसको अपने इस घर में एक और घर नजर आने लगा। बातों की लय में दोस्ती का अनुराग मर्द औरत की चाहत में बदल चुका था। एक दिलनशीन कैफियत थी जिसमें नैना डूबती चली जा रही थी। उसके क्षेत्र की अन्य औरतें उसके चेहरे पर आई ताजगी देखकर जब कॉम्प्लीमेंट्स देती तो स्वयं नैना को लगता कि उम्र के इस दौर में जब औरतें दुनियावी जिम्मेदारी से निपट धर्म की तरफ मुड़ने लगती हैं या फिर सूखी नदी में तब्दील होने लगती हैं, उस समय उसको ऊपर वाले ने कैसा वरदान दिया जो दिल दोबारा धड़का और जीवन में अनुराग ताजा कोपल की तरह फूटा। कभी नरेंद्र और नैना का जीवन एक सुखी जीवन था। वे दोनों अपना समय अपने कार्य क्षेत्र में उन्मुक्त भाव से देते थे। दिमाग पर कोई बोझ न होता, न घर के जिम्मेदारियों से दिल परेशान रहता। अपनी कामयाबी को देखकर दोनों ने फैसला लिया था कि वे ऊंची शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर भेजेंगे। दोनों लड़के गजब के ज़हीन थे। स्कॉलरशिप मिली और उमंग से भरे वे अमेरिका पहुंचे। उनके जाने के बाद डॉक्टर नरेंद्र की रुचि अपने काम में और बढ़ गई। तरक्की मिली तो व्यस्तता का बढ़ना लाजमी था। नरेंद्र का उलट नैना के साथ हुआ। उसका काम में दिल कम लगने लगा। मन भटका भटका सा लड़कों के ख्याल में डूबा रहता। घर सूना लगता, खाना पीना अच्छा न लगता। कुछ माह बाद वह संभल गई। शायद अस्पताल के नए प्रोजेक्ट ने उसका ध्यान बटा दिया, मगर एक उदासी जरूर हरदम उसके मन पर छाई रहती थी, जिसको रवि भूषण ने दूर कर दिया था। वह बम्बई जाने की तैयारी करने लगी। नरेंद्र को बम्बई जाना प्रोफेशनल टूर लगा। इसमें क्या खास बात थी? दोनों ही समय समय पर एक दूसरे से दूर घर से बाहर जाते थे। सो नरेंद्र ने सुबह नैना को सेफ जर्नी बाय बाय किया और नैना ने हमेशा की तरह उसको कुछ हिदायतें दी और फिर वह पैकिंग में लग गई। नैना जब नए खरीदे कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसको लगा कि उम्र का साया अभी उसके चेहरे पर नहीं आया है। खुशी ने उसके चेहरे पर चमक ला दी है। इस ख्याल से उसकी उत्तेजना बढ़ी कि यदि रवि भूषण ने उसको रोका और अपने साथ रहने का आग्रह किया तो वह क्या फैसला लेगी। रवि भूषण तो साफ शब्दों में कह चुका है कि तुम बेकार में समय नष्ट कर रही हो, वहाँ तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। यहाँ मैं हूँ, आओ ना। मैं फ़ोन रखता हूँ, तब तक तुम फैसला लो, मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करूँगा। उसकी इस तरह की बातें छोटी छोटी शिकायतों के जख्म ताज़ा कर देती और उसको महसूस होता कि उसने अपनी ज़िंदगी जी ही कहाँ। कभी बच्चे, कभी पति, कभी ससुराल वाले, अब मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। रवि भूषण वास्तुनिध है जो इमारत बनने से पहले उसका नक्शा खींच मॉडल के रूप में पूरी इमारत सामने लाने की क्षमता रखता है। वह जिंदगी का नक्शा भी बड़ा मजबूत बनाएगा, जिसमें वह अपनी महबूबा के लिए ताज महल न सही एक छोटा सा घर तो बना सकता है, जिसको वह अपनी मर्जी से सजा सकती है। नैना ने पूरे विश्वास से होठों पर लिपस्टिक लगाई और गहरी नज़रों से अपने सरापे को ताका। उड़ान का समय हो रहा था। दिल्ली से मुंबई उड़ान बहुत कम समय की थी।
नैना का मन तेजी से धड़क रहा था। 2 मुलाकातों के बाद घटनाएं संवेदना के स्तर पर जिस तरह घटी थीं, सारी मौखिक थीं, मगर उसमें जादू था जो नैना के सर चढ़कर बोल रहा था। कल रात रवि भूषण की खुशी का कोई ठिकाना न था जब उसको पता चला कि नैना ने मुंबई आना तय कर लिया है। उसके स्वर में जो धड़कन थी उसने नैना को विश्वास दिलाया कि जीवन का अंतिम पहर जैसे रवि भूषण के साथ गुजरने वाला है, वही मेरा अंत होगा। धीरे से नैना ने कहा और बैग उठा हवाई जहाज की सीढ़ियां उतरने लगी। उसको डर था कि रवि को देखकर वह इतनी भावुक हो उठे कि कहीं हवाई अड्डे पर उससे लिपट जाए, या फिर रवि वही सबके सामने उसका चुंबन न ले ले। नैना किसी किशोरी की तरह थर्राई शर्माई सी थी। प्यार किसी भी उम्र में हो, उसका अपना तर्क होता है, जो उम्र, जात पात, धर्म, भाषा की सारी दीवारों को गिरा देने की शक्ति अपने में रखता है। नैना की बेकरार आंखें भीड़ में रवि भूषण को ढूंढ रही थीं। जब वह बाहर निकली तो रवि धुएं में घिरा अपनी तरफ उसको आता दिखा। वह व्याकुलता से आगे बढ़ी, मगर रवि भूषण का ठहरा हुआ चेहरा देख ठिठक गई। वहां पर एहसास की कोई लकीर न थी, बस औपचारिकतापूर्ण मुस्कान। एक ठंडा सहज अंदाज नैना को परेशान कर गया। सुस्त कदमों से चल वह कार में बैठ गई, जिसको स्वयं रवि भूषण चला रहा था। नैना के दिल में कुछ टूटा, मन भटक कर कहीं दूर चला गया। दिमाग रवि के गंभीर चेहरे को देखकर बार बार प्रश्न करने लगा कि क्या यह वही आदमी है जो रात के आखिरी पहर और कभी भोर तक बड़ी ललक से बातें करता है और दिलो दिमाग को उमंगों से भर देता है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत चुप है। दरअसल मैं दिन को काम में उलझा रहता हूँ, सो बात करने का मन नहीं होता। रवि की हल्की हंसी और जवाब ने नैना को संभाल लिया। उसके अंदर बुझी खुशी फिर जिंदा हो जाए और चहकने लगे। बातों में पता नहीं चला कि वह होटल पहुंच गए हैं। ऊपर समंदर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा रवि सिगरेट पीता रहा और वह बातें। फिर रवि ने लंबी गहरी सांस लेकर खाली चाय की प्याली रखते हुए कहा, मुझे आज बम्बई निकलना होगा। अहमदाबाद में होटल बन रहा है, वहाँ कुछ दिक्कत पेश आई है। बहुत अच्छा है, हमारी मुलाकात हो गई। शाम की एक उड़ान दिल्ली के लिए है, अगर दिल चाहे तो रुको, मैं 2-3 दिन में लौटता हूँ। नैना सकपका सी गई, कोई उत्तर नहीं सूझा। दिल पर घूंसा सा लगा, मगर जल्द संभल गई। गहरी नजरों से उसने रवि को देखा। आंखों में छाया सूनापन था। उसने दिल को तसल्ली दी कि वे दोनों जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ फर्ज का नंबर पहले आता है। उसने शाम की उड़ान से लौटना तय कर लिया। रवि ने उसको बाजार छोड़ा ताकि वह कुछ शॉपिंग करना चाहे तो कर ले। फिर वह 2 घंटे बाद जरूरी काम निपटा कर लौटता है और लंच पर साथ रहेगा। इस बीच वह टिकट भी बदलवाने की कोशिश करता है। नैना को सब कुछ अटपटा लगा। फिर वह सोचकर चुप हो गई कि यह 2 शहर की अपनी संस्कृति का प्रश्न भी है। बम्बई प्रोफेशनल सिटी है,
दिल्ली पॉलिटिकल, जहाँ कभी भी प्रोग्राम बदल सकता है। लंच पर रवि थोड़ा खुला, अपने काम के बारे में बताया कि वास्तविक कला उसका ईमान है। उसे शब्दों से ज्यादा लकीरों पर विश्वास है जिनसे वह घरों का खाका खींचता है और लोगों को छत मुहैया करवाता है। नैना ने रवि के लिए एक शर्ट खरीदी थी जो उसने थैंक्स के साथ ले ली और नैना को हवाई अड्डे छोड़ने के लिए उठा। जब वह बाय करके चलने लगा तो उसकी आंखों में एक नरमी सी उभरी। यह संदेश नैना को संतोष दे गया। उसे याद आया कि रवि ने कहा था कि मिलना, रहना और जीना क्या होता है, इसको समय से नहीं आंका जा सकता है। कभी कभी पल भर की मुलाकात पूरी जिंदगी पर भारी होती। नैना को लगा आखिर रवि भी तो उससे मिलने चंद घंटों के लिए ही आया था। अब वह भी 2-4 दिन की जगह एक दोपहर एक साथ गुजार कर जा रही है और इसमें बुरा क्या है। आखिर रवि वास्तुविद है, उसका काम नक्शा बनाना है। अपने नक्शे को साकार रूप में देखने के लिए संयम, धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। बता तो रहा था कि उसके कई प्रोजेक्ट्स कई वर्षों तक चले हैं। फिर मुझे इतनी व्याकुलता दिखाने की जरूरत नहीं, न ही उसके बर्ताव में अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत है। एक नई तरंग के साथ नैना दिल्ली नौकर जो 2-3 दिन के आराम का प्रोग्राम बनाए बैठे थे, वे हड़बड़ा गए। ठीक 10 बजे फोन की घंटी घनघना उठा। अहमदाबाद से रवि का फोन। नैना हाथ में पकड़ा कॉर प्लेट में रख बेडरूम में आ गई और बिस्तर पर लेटकर बातों में डूब गई। फोन रखते हुए उसको चुंबन मिला। नैना के चेहरे पर एक साथ कई चांद चमक उठे। उसने आंखें बंद कर ली। सामने एक भरपूर जिंदगी का नक्शा था जहां वह होगी और रवि भूषण। उसने हंसकर आंखें खोली और अपने से कहा, नैना जरा धैर्य से काम लो, माना कि तुम्हारा काम सूने कमरों को सजाना है, मगर इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है। जिंदगी से भरपूर शरबत का गिलास तुम्हारे हाथ में, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पियो, एक एक घूंट कर, ताकि तरावट तुम्हारे वजूद में इस तरह फैले जैसे सूखी धरती पर पानी धीरे धीरे उसकी खुश्की को जज्ब करता है। नैना ने रात को एक सपना देखा। एक खूबसूरत घर है जिसके सामने घास का मैदान है, जिसके चारों तरफ फूलों से भरी क्यारियां हैं। एक बड़े सायदार दरख्त के नीचे रवि उसके साथ बैठा है। सामने पड़ी मेज पर एक नक्शा फैला है जिसको दिखाते हुए रवि कह रहे हैं, नैना, जापान में मेरे इस प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया गया। उम्मीद है इस जाड़े में इसकी शुरुआत मैं कर सकूं। तुम साथ रहोगी, देखना मेरी लकीरों का कमाल। वह इस तरह बोलेंगी कि उनके सामने शब्द भी फीके पड़ जाए। नहीं, रवि जाड़े में नहीं, हम बसंत में जाएंगे, जब हर तरफ फूल की मालाएं लिए पेड़ हमारा स्वागत करेंगे। चमकीला सूरज नीचे आसमान पर चमके। तब हिरोशिमा घूमने में मजा आएगा। वह शहर बमबारी के बाद दोबारा बसा है।
जैसे हमारी यह जिंदगी जो बिना बमबारी हमको सागर मंथन के द्वारा मिली। नैना हंसती। उसकी बात सुन रवि भूषण ने जोर से ठहाका कहा लगाया और गहरी सम्मोहन भरी नजरों से नैना को ताका और सिगरेट मुंह में दबा लाइटर को जलाया। लपकते शोले ने सिगरेट को लाल बिंदी में बदल दिया। धुएं के छल्लों में घिरी नैना के कान सुनते, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली नैना? मैं इस तरह न भटकता, मैं इस भटकाव में जिंदगी की जुस्तजू को छोड़ नहीं पाया हूँ, तो भी नैना तुम मुझे कभी छोड़ना, मचलना क्षितिज के अंतिम छोर तक मेरे साथ। रात का सपना नैना के दिमाग पर छाया रहा। दिल ने कहा कि रवि मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ मगर तुम्हें नहीं, तुम मेरी श्वासों में बस गए हो, मेरे वजूद में समा चुके हो। तुमसे अलग होने का मतलब है अपने शरीर को दो हिस्सों में बांट देना। नहीं नहीं रवि, मैं अब तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। जैसे मीरा कृष्णमय हो गई थी, मैं रवि मैं हो गई हूँ। मेरी तपस्या हो तुम, मेरी निष्ठा हो तुम, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो तुम। कई दिनों से रवि भूषण के जुमले रात दिन नैना के कानों में गूंजते थे। उस पर हर पल नशा दर नशा चढ़ाते थे। काम करते करते वह ठहर जाती, बात करते करते खामोश हो जाती। नैना तुम कैसे उस माहौल में जी रही? आओ मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस रवि भूषण को देखो, यह तुम्हारा है नैना, सिर्फ तुम्हारा है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को मिटा दूंगा, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम फिर से खिल उठोगी, एक तरो ताज़ा गुलाब की तरह बहकी बहकी सी। रात के लंबे पहर तक टेलीफोन व्यस्त रहने से बाकी की कॉल रुकी रही। कई बार नरेंद्र को सुनने को मिला कि मरीज की हालत खराब थी। घर फोन किया मगर बात न हो पाई। पेटू का ईमेल मिला तो इसमें भी वही जिक्र जिसको पढ़कर नरेंद्र को कोई विशेष फर्क नहीं था। आखिर नैना फोन पर अपने क्लाइंट से ही तो बातें करती होगी, फिर मेरा तो सेल ऑन रहता ही है। मगर उसने न जाने क्यों नरेंद्र पर क्रोध का दौरा पड़ गया जब कानपुर से कॉल था। मरीज के रिश्तेदार फोन मिलाते मिलाते थक गए। सुबह जब फोन मिला तब तक मरीज बिना दवा की गोली खाए चल बसा। यह दवा उसकी जान बचा सकती थी। अगर समय पर मिल गई होती तो वह होश खोकर नैना पर जी भर के बिगड़ा। यह मरीज उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था। मेडिकल क्षेत्र में उसके काम को सराहा गया था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी थी। BBC ने उसकी एक विशेष भेंट वार्ता प्रसारित की। उस कामयाबी का यह अंजाम। नैना को नरेंद्र की ये बातें बेहद बुरी लगी। उसके पास तर्क था कि पूरे अस्पताल में कितने फोन होंगे, उसका अपना सेल्यूलर था। क्या सारा मेडिकल विभाग एक ही फोन पर टिका है? इस बात को जानकर नैना बुरी तरह भड़क उठी जब नरेंद्र ने बताया कि उसने थकान के कारण सेल बंद कर दिया था ताकि पूरी नींद सो सके। दूसरे दिन उसको कहीं लेक्चर देने जाना था। नैना को लगा कि सारी जिंदगी नरेंद्र ने अपनी हर लापरवाही का इल्जाम नैना पर थोपा। उसकी हर गलती को नैना ने हंसकर टाला मगर कब? वह भी इंसान है, उसको भी प्यार चाहिए, तारीफ चाहिए, धन्यवाद वाले चंद शब्द ताकि वह भी जी सके। मगर पूरी
जिंदगी वह इस घर की सलीब पर टंगी हर तरफ से ताने सुनती रही। जिसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई उसी ने शिकायत दर्ज कर दी, मगर कभी यह नहीं पूछा कि उसकी ज़रूरत क्या है। उसके मन में कौन सी नाकाम इच्छाएं मचलती रहती हैं। रवि ठीक ही कहता है कि मैं यहाँ क्यों टिकी हुई। नैना उस रात बहुत दुखी थी। उसने अपने मन का दुख रवि के सामने नहीं खोला। जब वह कह भी चुकी है कि तुम आओ, यह चेम्बर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए मैं इतनी रात गए तक यहाँ रुकता हूँ ताकि बात कर सकूँ, वरना यह सब सोचकर नैना खामोश रही कि फैसला जब उसी को लेना है तो फिर शिकवा क्या। सो रवि भूषण की जादुई आवाज़ कोई रही जो कह रहा था, नैना, मैंने कितने घर बनाए मगर दुखी होता हूँ जब उनमें लोगों को खुशी के साथ रहते नहीं देखता। क्या वे नहीं जानते कि नर नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं? फिर काहे की लड़ाई? जो संबंध शाश्वत है उसमें एक दूसरे को ध्वस्त करने की बेजा हट क्यों? ये सारी गैर ज़रूरी बदकही का जवाब कौन देगा? शताब्दियाँ गुजर गई हैं मगर यह जो समस्या नर नारी के बीच आन खड़ी हुई है वह आज की तारीख तक सुलझ नहीं पाई है। आखिर क्यों? क्या कह रहे हैं हमारे बुद्धिजीवी जिन्हें लेखक, कवि, पत्रकार, समाजसेवी की सम्मानित उपाधि समाज ने दे रखी है, जो शब्दों के जन्मदाता हैं, जो शब्दों से खिलवाड़ करते हैं, मगर क्या उन्होंने इन संबंधों के लिए कोई त्याग किया है? नैना, सच मानो किसी ने कुछ नहीं किया है, केवल दिमाग को पालने, मन को मारने के सिवा। मेरा तो अटूट विश्वास है कि इंसान को मन की बात माननी चाहिए। संवेदना से बढ़कर सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं है और यह शातिर दिमाग जाने कब से उसको तबाह करने की योजनाएं बनाता है। कितनी तरह के नियंत्रण, कितनी संख्या में कारागार, अनेक तरह के अत्याचार हुए हैं। इस पर देखो नैना, इतिहास के पन्ने पलट कर। मगर क्या कोई कैद कर पाया है भावना को? क्या वास्तव में किसी ने उसकी हत्या की है? नहीं, बस शोषण के बलबूते पर इंसान एक दूसरे का दोहन कर रहे हैं, नहीं जानते वे मूर्ख कि नर नारी संबंध संसार का सर्वोत्तम संबंध। काश कोई संबंध को जीने का सही फार्मूला ढूंढ पाता और उसको घर घर बांट सकता। काश। रवि भूषण की आवाज़ गहरी होते अंत में आकर घबरा गई। नैना को लगा कि रवि रो रहे, उसका दिल भी भर आया। बांध से रुके आंसू बेकरार वो गालों पर लुढ़क आए। उसकी सिसकियां सुनकर रवि भूषण ने चुम्बन लेना शुरू कर दिया। आवाज़ द्वारा स्पर्श की यह भूमिका नैना को और भावुक बना गई। सारी जिंदगी का दुख मोम बनकर पिघलने लगा। जब क्षमा पिघल कर खामोश हो गई तो रवि का स्वर होता, नैना, तुम्हारे पास होता तो ये सारे आंसू पी जाता। आंखों में आए पानी को मैं बहुत पवित्र मानता हूँ, उसको संभाल कर रखो। मेरा दरवाज़ा खुला है, जब चाहो आ जाओ। नहाते हुए नैना ने अपनी सराफे को निहारा। बदन का हर अंग जैसे उत्सव मनाने की चाहत में सरशार लगा। मन बार बार भटक जाता था। अभी तक रवि भूषण ने उसके गालों पर चुंबन के फूल नहीं खिलाए थे, मगर इस बार रात को हवा में फहराए गए सारे लाल गुलाब उसके चेहरे पर खिले। जब वह हमेशा के लिए रवि के साथ होगी तब यह